नीट 2021 क्या है नया, कौन सी चीज़ें पहली बार लागू होंगी, जो नया पैटर्न है उसका कितना असर होगा, इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, स्वागत करता हूं आप सबका अम्बेडकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बातें करेंगे कि 2021 में जो नीट का एग्जाम हो रहा है इसमें कितने सारे चेंजेस हुए हैं। एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो पैटर्न के बारे में है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसे बदला गया है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। 180 क्वेश्चंस पहले हुआ करते थे, अब 200 क्वेश्चंस होंगे। हालांकि आपको अटेम्प्ट इनमें से 180 ही करना है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोरोना की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो जो लॉस हुआ था स्टूडेंट का, इसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार ने 20 क्वेश्चंस एडिशनल दिए हैं जो कि ऑप्शनल हैं। बट यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। 45 क्वेश्चंस पहले करने होते थे, इनमें से 35 जो हैं वो तो कंपलसरी होंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं इनके लिए 15 क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाएगा और 10 को वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिला के 20 एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा यहाँ स्टूडेंट को ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टूडेंट के लिए जो टाइम की कमी है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको उसी समय में कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा। ये जो पैटर्न में बदलाव हुए हैं इसका फायदा उठाने के लिए आप स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी। 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट पहले भी नहीं होते थे, क्योंकि उसी समय में आपको एडमिट कार्ड, आंसर शीट्स के ऊपर जो भी डिटेल्स हैं वो भी भरनी होती हैं, अपने आप को सेट करना होता है। ऐसे में थोड़ी थोड़ी अगर टाइम की प्रैक्टिस करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। हालांकि मुझे इसका सबसे ज़्यादा फायदा सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हमें देखने को मिला था कि कई सारे राज्य में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस आए थे राज्यों से जिसमें स्टूडेंट की ये मांग थी कि कोरोना की वजह से पढ़ाई कम हुई है तो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए। या फिर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि नीट एग्जाम से ही उन्हें मुक्त कर दिया जाए, मसलन तमिलनाडु जैसे राज्य। तो ऐसी परिस्थिति में जब मैटर कोर्ट तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष वहाँ पे रख सकती है कि जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हमने स्टूडेंट के सिलेबस को कंपनसेट करने के लिए दिए हैं। अगर कोई सिलेबस मिस भी हो गया होगा तो 5 क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। बहरहाल अगर ये 20 क्वेश्चंस जो एडिशनल मिल रहे हैं वो टोटल पे मिले होते तो स्टूडेंट को कहीं ज़्यादा फायदा हुआ होता। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है वो एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिला है। पूरे फॉर्म को 2 फेज में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा देरी से आए थे, ऐसे में स्टूडेंट का वक्त कम लगे, इसलिए फेज़ 1 को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है। लेकिन फेज़ 2 जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि फेज़ 2 जो है वो हो सकता है नीट एग्ज़ाम के बाद ओपन हो भरने के लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के पास अभी डिटेल्स नहीं है। फेज़ 2 में बेसिकली आपको आपके एजुकेशनल डिटेल्स देने होंगे। 10th आपने कहाँ से की है, 11th कहाँ से की है, इसकी जानकारी भी पहली बार मांगी जा रही है। और 12th की भी जो जानकारी है, स्कूल के सारे एड्रेस वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाएगा कि आपने तैयारी कैसे की है, और भी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे, जैसे आपके पेरेंट की इनकम पूछी जाएगी, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी वहाँ पे। इसके साथ साथ जितने सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको कैटेगरी का बेनिफिट देते हैं वो सर्टिफिकेट भी फेज़ 2 में अपलोड होंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, PWD का आपको बेनिफिट लेना है या फिर EWS कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, तो ये सारे सर्टिफिकेशंस आपको बाद में जमा करने हैं। और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं इनके लिए कई सारे राज्यों में प्रावधान है अलग से रिजर्वेशन का, तो इससे संबंधित जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको फेज़ 2 में अपलोड करनी होगी। तो इस तरीके से जो सेकेंड फेज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी कारण से मान लें कि आप फेज़ 1 भर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम भी अपीयर कर लेते हैं, लेकिन फेज़ 2 नहीं भर पाते हैं, ऐसे में आपका रिजल्ट जो है वो निरस्त हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पे आप फेज़ 2 को भी फिलअप कर लें। तीसरी नई बात जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ऐसे में ऐसा पहली बार होगा जब लद्दाख जो है वो ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करेगा। जम्मू एंड कश्मीर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इससे संबंधित मामला कोर्ट में है। अगर जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेट करता है तो इससे संबंधित जानकारी जो है वो NTA पर उपलब्ध कराई जाएगी। चौथी नई बात यह है कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो अब तक कभी भी इंडिया से बाहर नहीं हुए थे। पहली बार
इस कोविड पैंडेमिक को देखते हुए अब्रॉड सेंटर बनाया गया है मिडिल ईस्ट में। कुवैत में एक नीट का एग्ज़ाम सेंटर होगा। 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा मांग की गई थी क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं वो बंद थी, ऐसे में कई सारे जो परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। काफ़ी सराहनीय कदम ये सरकार का। अब्रॉड सेंटर कुवैत के साथ साथ हमारे देश में शहरों की संख्या बढ़ा दी गई है। तकरीबन 200 शहर हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे नीट का एग्ज़ाम सेंटर होगा। पिछले साल से ये 60 से 65 संख्या में ज़्यादा हैं। चौथा बदलाव आपको लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनमें 2 नई लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, पंजाबी और मलयालम। कुल 13 भाषाओं में अब आप नीट का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, यानी आप अपनी पसंदीदा भाषा में भी अगर एग्ज़ाम देना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी प्रादेशिक भाषा में परीक्षा लिखना चाहते हैं तो इसके लिए जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। इनकी जो सूची है वो ऑलरेडी नीट के ब्राउज़र में दी गई है। ये थे मेजर चेंजेस जो 2021 के नीट एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिले। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, एज लिमिट की बात करूं तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो पहले की तरह 17 साल ही है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है, लेकिन जैसा कि पिछले साल था वही 2021 में भी हो रहा है। जो एज लिमिट मैक्सिमम है इसको लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जब तक फैसला नहीं आ जाता है, फिलहाल नीट एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। प्रोविजनल एडमिशन वहाँ पे मिलेगा, हालांकि ये सब्जेक्टेड होगा जो फाइनल आउटकम आएगा इसके, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार अगर आप नीट में एडमिशन ले लेते हैं ऐसे में आपका एडमिशन निरस्त होगा, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फिर से मौका है इस एज लिमिट में फ़ायदा उठाने का और नीट अपीयर करके मेडिकल में अपना करियर बनाने का। इसके साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी से पढ़ाई करते हैं ये भी नीट के क्वालिफिकेशन में नहीं आता, लेकिन यह मामला भी विचाराधीन है। और फिलहाल ऐसे स्टूडेंट जिनकी 12वीं में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट है उन्हें भी तब तक परमिशन है जब तक कि ये जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। मसलन 2021 में अगर आपके 12th में एडिशनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी है, आप अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में और एक बार आपका एडमिशन हो गया तो आपके एडमिशन के निरस्त होने की संभावना नहीं है। कुछ स्टूडेंट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर भी कन्फ्यूज़न होती है। दोहराना चाहूँगा कि 50% जो है आपके टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में मिलाकर। इंडिविजुअली आपको इन सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, लेकिन तीनों के टोटल जो सम होते हैं वो आपके 50% होने चाहिए, ऐसे में आप एलिजिबल होंगे। चूँकि नीट एकमात्र एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे हमारे इंडिया में सभी जगह पे एडमिशन्स होते हैं, ऐसे में एम्स और जिपमर में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का यही क्राइटेरिया लागू होता है। बात कर लें अगर रिजर्वेशन सिस्टम की तो राज्यवार ये सिस्टम अलग अलग होते हैं। फिलहाल बात करूंगा ऑल इंडिया कोटे के बारे में। टोटल ऑल इंडिया कोटे में जितनी सीटें होंगी इनमें से 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व होगा। वहीं बात करें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो 15% सीटें इनके लिए होंगी। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% सीटें होंगी। ईडब्ल्यूएस की जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 10% सीट्स पर मिलेंगी, लेकिन टोटल पर नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस पर। ऐसे ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो बेनिफिट है ये 27% सीट्स पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर ही ये बेनिफिट मिलेगा, टोटल सीट्स पर नहीं। इससे संबंधित एक सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में हुई थी और वहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया था कि जो टोटल सीट्स हैं उन पे ओबीसी में 27% सीटें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएँ। हालांकि इस डिसीजन को सरकार ने चैलेंज कर रखा है, मामला विचाराधीन है, लेकिन हो सकता है 2021 में इस तरीके का प्रावधान हो जाए। अगर ऐसे में कोई अपडेट्स आते हैं तो ये आपको हमारे चैनल पर ही बताए जाएंगे। आइए अब आपको नीट एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े कुछ टिप्स दे देता हूं। फेज़ 1 में आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, केवल 4 चीज़ें अपलोड करनी हैं, जिनमें से 2 फोटोग्राफ्स हैं। एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा, एक 4x6 इंचेस का पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ होगा। आपके सिग्नेचर्स होंगे और LTI यानी कि आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फोटो के लिए रिसाइजर पहली बार ऑनलाइन दिया गया है, तो इससे आपको फोटो को रिसाइज करने में मदद मिलेगी। फोटोग्राफ में आपको कुछ बातों का
ध्यान रखना है, आपके फोटोग्राफ्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। आप डिजिटल फोटोग्राफ्स यूज़ करें, प्रिंटेड फोटो को स्कैन करने से क्वालिटी अच्छी नहीं आती। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का हो और फोटोग्राफ्स को आप इस तरीके से रिसाइज करेंगे कि उसमें आपका 80% जो है फेस कवर होना चाहिए, आपके दोनों ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। गॉगल्स या कैप या फिर मास्क का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगर रेगुलर स्पेक्ट्स लगाते हैं तो आप उसे फोटोग्राफ्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। 4x6 के फोटोग्राफ्स में आप ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फोटोग्राफ्स है वो वर्टिकल होगा, यानी कि लैंडस्केप मोड में नहीं होगा। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर कभी भी आप कैप्स लेटर में नहीं लिखेंगे। रनिंग हैंडराइटिंग में आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर इनिशियल्स भी कर सकते हैं, बट सजेस्ट करता हूं कि आपका जो नाम है पूरा उसे आप रनिंग हैंडराइटिंग में लिखें। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे में वो आप क्लियर पिक्चर ले सकें, इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि जेल पेन से आप अपने लेफ्ट थंब को अच्छे से कलर करके पेपर पे उसका इंप्रेशन लें, 2-3 इंप्रेशन लें, और जिसमें लाइंस क्लियरली विजिबल हों उन्हें आप फोन से स्कैन करके या फिर स्कैनर से स्कैन करके अपलोड करें। ये फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो इमेज है लेफ्ट थंब की वो क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में आपका एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी कैटेगरी का बेनिफिट आपको लेना है तो फेज 2 में आपको इससे संबंधित सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। इसके लिए आपको समय मिल रहा है, तैयारी कर लें। अगर PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से आप ताल्लुकात रखते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी नीट के ब्रोशर में दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को आपको जाके अटेस्ट कराना है। इसके लिए 13 सेंटर्स सरकार ने निर्धारित किए हैं, तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके वहां से वो सर्टिफिकेट बनाएंगे। आपके पास अगर पहले से कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको आपके एडमिशन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेगा। जी हाँ, 2021 के लिए जो 13 सेंटर्स दिए गए हैं और जो फॉर्मेट दिया गया है नीट के ब्रोशर में, उसको उस सेंटर से जाके आपको अप्रूव करा के लाना होगा, तभी जाके आपको डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। इसी तरीके से बात करें जो NRI कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, एम्बेसी सर्टिफिकेट जो होता है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। फिलहाल एग्जाम के लिए लगभग 2 महीने का वक्त बाकी है, फिर रिजल्ट में भी टाइम लगेगा, तो एडमिशन के टाइम पे वो एक्सपायर ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो एम्बेसी सर्टिफिकेट जो है बनवाएंगे। एम्बेसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी नीट के ब्रोशर में दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर OBC NCL का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर आपको डोमिसाइल बनवाना हो तो आप समय रहते ये सारे पेपर्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। जब फेज 2 शुरू होगा ऐसे में आपको इनको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना होगा। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको फेज 2 में अपलोड करना है। वैसे ही जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं इनके लिए भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो नीट के ब्रोशर में दिया गया है, वो उसे प्रिंट करके और खुद से सिग्नेचर करके अपने पास रखेंगे और जब कभी भी वो काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पे उसे उन्हें दिखाना होगा। नीट 2021 क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? क्या बहुत ज़्यादा टफ होगा या पहले की तरह इजी होगा? इसके बारे में हमारा अनुभव या फिर जो जानकारियां हमें मिली हैं वो ये बताती हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है वो पहले की तरह होगा। जी हाँ, आसान क्वेश्चंस ही आएंगे। ऐसे में आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा एग्ज़ाम का आप उठा सकें। अभी भी लगभग 2 महीने का वक्त है, आप अच्छे से रिविज़न करें और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें, आप अच्छा ज़रूर करेंगे। कुछ अलर्ट्स आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशंस में जहां आप तैयारी कर रहे होते हैं या फिर जब आप नीट के फॉर्म फिलअप करेंगे तो कहीं ना कहीं से ये जो डेटा होता है, आपके जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये लीक हो जाते हैं और कई सारे फ़ोन कॉल्स, ऑफर्स आप तक पहुंचेंगे। इन सब बातों पे न रहें। जो भी एडमिशन्स अभी इंडिया में MBBS के होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के बेसिस पे होने हैं और काउंसलिंग के लिए आपको अच्छी जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस जानकारी के बदौलत आप अच्छे से अपना डिजर्विंग कॉलेज जो है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे काउंसलर्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे काउंसलर का चयन करना भी थोड़ा कठिन है। आप अच्छे से उनका फीडबैक लेके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचा सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया में। कुछ पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि उनके पास कई तरीके के फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो भी परफॉर्म करेंगे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर उन्हें क्वेश्चंस नहीं आते तो उसे खाली छोड़ सकते हैं, हम बाद में वो स्कोर मैनेज कर लेंगे। तो किसी भी तरीके से
आपको लालच में नहीं आना है, इस तरीके के झांसे में नहीं आना है। अब जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। वहाँ पे वीडियोग्राफी होती है, सिग्नेचर्स स्टूडेंट को 2 बार करने होते हैं। एक बार जब वो एग्ज़ाम की शुरुआत होती है उस समय साइन करता है, और जब पेपर खत्म होने वाले होते हैं उस समय भी वो साइन करता है। जो OMR सीट होती है उसकी 2 कॉपीज़ होती हैं और दोनों अलग अलग जाती हैं वैल्यूएशन सेंटर तक और बाद में मैच की जाती हैं। तो ऐसे में इस तरीके की कोई भी संभावना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको अच्छे कॉलेज तक पहुंचा सकती है। चलते चलते आप प्यारे स्टूडेंट के लिए कुछ टिप्स। बिल्कुल पैनिक ना हो, समय है, अच्छे से तैयारी करें, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, NCERT की बुक जरूर फॉलो करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि आप अच्छे टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, खुद पे भरोसा रखें कि आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, अच्छे से मन लगा के तैयारी करें, निरंतर तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।